हेलो शार्क्स, मेरा नाम बिंदिया मेहता है और मैं सीधा कैपिटल से आई हूँ। आई डोंट मीन दिल्ली, आई मीन मोरबी। ये भले ही गुजरात का एक छोटा सा शहर है, पर ये इंडिया का सिरामिक कैपिटल है। मेरे शहर की टाइल इंडस्ट्री 75,000 करोड़ की है और यहाँ के 800 फैक्ट्रीज के बीच में मैं भी एक थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा शहर मोरबी सदियों से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को वेलकम करता आया है। इसीलिए आज के टाइम पे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस टॉप नॉच है। बट देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन आज भी वहीं पे है, बिकॉज टाइल एक हाई टिकट साइज और टच एंड फील प्रोडक्ट है। मेरे यहाँ कहते हैं तड़िया नड़िया ने घड़ियाल तो मोरबी ना ले भाई, यानी कि रूफ टाइल्स और वॉल ब्लॉक्स मोरबी से ही लेनी चाहिए। मैं ना सिर्फ अपने परिवार की बल्कि अपने शहर की लेगेसी को भी डिजिटली दुनिया तक ले जाना चाहती हूँ विद टाइल्स क्राफ्ट, जो एक ऑनलाइन टाइल सैम्पलिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है। अभी टाइल्स खरीदने होगे तो आप शोरूम ही जाओगे, पर शोरूम पे तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं और अगर ज्यादा ऑप्शंस चाहिए तो हर कोई मोरबी तो आ नहीं सकता। लेकिन अब टाइल्स क्राफ्ट के जरिए मोरबी तो आप तक आ सकता है। पिछले 2 सालों में मैंने बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के बहुत ही कन्वीनियंस के साथ अपने क्लाइंट्स को टाइल सैम्पलिंग और एक्चुअल टाइल्स फोटोज के जरिए एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया है। लेकिन ये जो टाइल का सैम्पलिंग प्रोसेस है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें ब्रेकेज का रिस्क भी हाई है। शायद इसीलिए कई मैन्युफैक्चरर्स ये सैम्पलिंग की मगजमारी में नहीं पड़ते। लेकिन अब टाइल्स क्राफ्ट के साथ इंडिया का हर एक टाइल डीलर बहुत ही एफिशिएंटली और ऑन डिमांड टाइल्स के सैंपल्स कहीं भी पहुंचा सकेगा। मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बारे में कभी सोचा नहीं था, बिकॉज मैंने इस इंडस्ट्री में कभी किसी लड़की को ही नहीं देखा था। मैंने 2 साल में अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना लिया है, लेकिन अब मुझे इसे स्केल करना है और ये मैं एक ऐप के द्वारा करना चाहती हूँ और इसी के लिए मुझे आपकी मदद और एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। तो शार्क्स, मेरी आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 12% इक्विटी। अब रोक सको तो रोक लो, क्योंकि मच्छू नु पानी क्या ही पाछू ना पड़े। यानी कि जिसने भी मच्छू नदी का पानी पिया हो वो हार नहीं मानते। अच्छा कि आपने बता दिया, वरना हमें लगा गाली दे रहे हो आप हमें। वेलकम बिंदिया जी टू शार्क टैंक इंडिया। आपने पहले ही बता दिया कि यू आर द फर्स्ट वुमन इन दिस इंडस्ट्री, तो उसके लिए सलाम आपको। यू ब्रोकन सम बैरियर्स, बट लेट्स अंडरस्टैंड द जर्नी। यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? मैं थर्ड जनरेशन सिरामिक एंटरप्रेन्योर हूँ। सो मेरे दादा सीमेंट टाइल का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मेरे पापा विट्रीफाइड टाइल्स का होलसेल बिजनेस चलाते हैं और मैंने रिटेल और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा इसी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस बनाया। मैंने अपना स्कूलिंग मोरबी में किया, उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन अहमदाबाद में सेंट जेवियर से किया। पहले से ही थोड़ा बिजनेस का इंटरेस्ट तो था ही, तो मैंने MBA कर लिया मार्केटिंग में अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से। मैं वहीं से कैंपस प्लेस हो गई थी नेस्ले इंडिया में। और जब मैंने नेस्ले छोड़ा तब मैं की अकाउंट्स ऑफिसर थी, जो साउथ गुजरात का बेल्ट पूरा मॉडर्न ट्रेड का आई वाज हैंडलिंग। उसके बाद मैं वापस मोरबी गई, बीच में कोविड आ गया था, तो उस टाइम पे फिर वापस बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। एंड मैं भी एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो डैड ने कहा आप थोड़ा हेल्प कर दो। उनका बेसिक ये था कि बिजनेस के प्रिंसिपल सेम होता है, तो वो सीख लो तो कुछ भी कर पाओगे। एंड ये 75,000 करोड़ का बिजनेस जो होता है मोरबी का, ये पूरे इंडिया की टाइल सप्लाई तकरीबन 22,000 करोड़ जितना एक्सपोर्ट होता है, जो कि टोटल प्रोडक्शन का अप्रॉक्सीमेटली 30% जितना होगा, और बाकी डोमेस्टिक कंजम्पशन है। मैं एक्चुअली आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ, मैं वो जरूरी आपको देना चाहूंगी। थैंक यू, ये घर पे लगेगा जरूर। आई थिंक मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि हर टाइल के पीछे मेड इन इंडिया लिखा। मुझे टाइल बिजनेस काफी एक्साइटिंग लगता है। आई थिंक पहले टाइल सारी चाइना से आती थी और कुछ सालों में ये पूरी इंडस्ट्री इंडिया में मूव हो गई और इंडिया अब इंडिया के लिए नहीं बना रहा है, एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ मोरबी में कि इतना बड़ा टाइल बिजनेस स्टार्ट हो गया? रीजन तो ये है कि वहाँ पे पोर्ट का एक्सेस इजी मिलता है। 2 पोर्ट्स हैं मोरबी के नज़दीक में। एंड दूसरा ये भी कि लेबर और लैंड का अवेलेबिलिटी था, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी था। एंड गुजरात का जो इंडस्ट्री था उसको भी थोड़ा बूस्ट मिला था थ्रू न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन, थोड़ा ईज ऑफ बिजनेस आ गया था। एंड वहाँ पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत है।
बट ये जो टाइल्स क्राफ्ट आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया, ये टाइल्स बेचते हो आप लोग या टाइल्स का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है कुछ? मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी कि जिन लोगों को टाइल्स बल्क में लेनी होती थी वो अफोर्डेबिलिटी ढूंढने के लिए और ज्यादा ऑप्शंस ढूंढने के लिए मोरबी आते थे। धीरे धीरे टाइल्स के बाइंग ट्रेंड्स काफी चेंज होने लगे। आज के टाइम पे जो डिसीजन मेकिंग है वो भी काफी बदल गया है। आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले टाइल्स आफ्टर थॉट होता था, अभी ये एक डिजाइन का पार्ट बन गया है। मैंने एक टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई किया था जो 1000 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट जिनको रहती है, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स, रेसिडेंशियल्स वगैरह। और दूसरा टारगेट था मेरा जो कॉर्पोरेट बायर्स है जिनको सेम तरीके के टाइल मल्टीपल लोकेशंस पे चाहिए होती है। 2 सालों में हम सिर्फ टाइल्स को बेचते हैं डायरेक्टली एंड यूजर को, और ये हम करते हैं, हमारा जो डिस्कवरी है वो ऑनलाइन है। सो क्लाइंट किसी तरीके से जब हमारी वेबसाइट के थ्रू या इंस्टाग्राम कहीं से वेबसाइट देख ले क्या? श्योर, वी कैन सी दैट। तो आप उसी में समझा दीजिए फिर हमें कि वो Definitely. यूजर जर्नी क्या है, कि वो आते हैं, देखते हैं, फिर क्या होता है। ये टाइल्सक्राफ्ट का वेबसाइट है, जहाँ से भी कोई भी हमारी वेबसाइट पे लैंड करता है आपको हमेशा ये व्हाट्सएप का आइकन दिखेगा। डायरेक्टली मुझे यहाँ से मैसेज आ जाएगा, वहाँ से हम उनको फोन पे, व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन देते हैं। हम उनको प्रेजेंटेशन भेजते हैं, उनके रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर उसके बाद सैम्पलिंग करते हैं और फिर उनका ऑर्डर क्लोज करते हैं। ऐसे शुरुआत नहीं हुई थी। मुझे 2 सालों की जर्नी में पता चला कि दैट इज नॉट वर्किंग। तो मैं ट्रायल एंड एरर बहुत सारी चीजें कर रही थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जितने भी ऑर्डर्स मेरे कन्वर्ट हो रहे हैं वो सैम्पलिंग के थ्रू हो रहे हैं। सैम्पलिंग के आप पैसे लेते हैं? जी नहीं, अभी नहीं। मैं, क्योंकि मेरा बहुत एसेट लाइट मॉडल है तो सैम्पलिंग मैं अपने ऊपर ही रखती हूँ। एंड टाइल्स आप बनाते हैं कि जी नहीं, source करते मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 65 जितने सप्लायर्स हैं जिनसे टाइल्स खरीद के मैं एंड यूजर तक पहुंचाती हूँ। एंड कंज्यूमर के लिए जो बेनिफिट है वो सिलेक्शन है या प्राइस भी है? दोनों चीज है सर। प्राइस में भी उनको 20-30% जितना अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस पड़ता है। एंड सेकेंडली उनको वैरायटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ कि मेरे पास सारे साइजेस अवेलेबल हैं। एक घर में तकरीबन 5-6 अलग अलग टाइप की टाइल्स लगती है, तो वो सब एक जगह पे, जो बाकी स्टोर्स में भी होगा, पर हमारे पास थोड़ी ज्यादा वैरायटी है। आपके कस्टमर ज्यादा एंड यूजर्स हैं कि इंटीरियर डिजाइनर्स हैं या होलसेलर्स? मेरे अप्रोक्सीमेटली 40% जितने डिजाइनर्स के थ्रू क्लाइंट्स आते हैं और बाकी के डायरेक्ट यूजर्स आते हैं। तो आपके फादर का और आपका बिजनेस कैसे अलग है? ठीक है, आपकी वेबसाइट है, समझ गए, बट धंधा तो एक ही है। हाँ, वो भी टाइल्स बेचते हैं, हाँ। मैं भी टाइल्स बेचती हूँ। करेक्ट, वैसे हम तो सेम क्या है। कुछ गलत कह दिया था Target- पापा ने? नहीं, नहीं, नहीं। आप कुछ गुस्सा है पापा नहीं, को? नहीं, उनका नहीं। बिजनेस खराब करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। बट उनका मेन बिजनेस लार्ज क्वांटिटीज का है। वो बिल्डर सप्लाई करते हैं। वो उनके पास ज्यादातर डिजाइनर ऑप्शंस वगैरह नहीं रहते, वो मास प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। और जो मेरा है वो ज्यादा कस्टमाइज्ड है। सेकेंडली, जब क्वांटिटी स्मॉल होती है तो ऐसी क्वांटिटीज को केटर करने के लिए उनके पास वो बैंडविड्थ नहीं है, पर मेरे पास वो सिस्टम है। ये लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं दिखती आगे चल के? नहीं सर, बिकॉज मेरा जो मॉडल है वो ज़्यादा कस्टमर सर्विस पे फोकस करता है। एंड हम लोग एंड टू एंड सर्विस देते हैं। जैसे टाइल्स जो ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कई बार आप फर्स्ट टाइम बायर होते हो, आपको नॉलेज नहीं होता है, तो हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। हम आपको यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, आपके डिजाइनर्स के पास कोई थीम या रेफरेंस है, तो हम आपको वो चीज़ें ढूंढ के भी देते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको अपने ऐप का डेमो दिखाना चाहती हूँ। ऐप का? जी, जो मैं प्रपोज कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे फंडिंग की रिक्वायरमेंट। ऐप रेडी नहीं है, आप उसका जी, वो कुछ प्रोटोटाइप है। मैं आपको सिर्फ उसका रन थ्रू, जिससे आपको मेरे बिजनेस का थोड़ा श्योर। हाँ, क्योंकि अभी तो बिजनेस एक डिजिटल कैटलॉग ही है ना? ऑर्डर्स तो आप व्हाट्सएप पे ले रहे हो। सो बेसिकली मुझे इंडस्ट्री को कनेक्ट करता हुआ एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ से सोर्सिंग और सैम्पलिंग दोनों हो सके। इस ऐप को हम फेजेस में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म सबसे पहले हम डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए ही रोल आउट करेंगे। सेकेंड फेज में हम इसको आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और एंड यूजर्स तक भी लेके जाएंगे। यहाँ से मैं आपको अभी एक डीलर का जर्नी बताऊंगी। ये सेक्शन बेसिकली एक लिस्ट है सारे मैन्युफैक्चरर्स का जो टाइल्सक्राफ्ट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जाके वो जो कैटेगरीज है उसमें से अपने जिस भी कंपनी का वो डीलर है उस कंपनी को यहाँ से प्लस आइकन ऐड करके वो रिक्वेस्ट डाल सकता है। अगर मैन्युफैक्चरर वहाँ से उनकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है, दैट मीन्स कि वो उसका वेरीफाइड डीलर है
तो वो यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से उनको कैटेगरी वाइज वो होम सेक्शन में उनको दिखने लग जाएंगे। यहाँ से हम एक चांस दे रहे हैं कि इस तरीके से हम टाइल्स के सैंपल्स को कट करेंगे, उसका पैकेजिंग करेंगे, हम ऑन डिमांड डीलर जब ऑर्डर करेगा तो हम उनको पहुंचाएंगे और इस पे हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। आपने जो दिखाया कि डीलर जाएगा साइट पे, मैन्युफैक्चरर को चूज करेगा, जी, मैन्युफैक्चरर वेरीफाई करेगा कि ये मेरा एग्जिस्टिंग डीलर है, ठीक, आगे हाँ, चल के वो डीलर उसको आपके प्लेटफॉर्म से ही इंटरेक्ट करेगा। नहीं, इज दैट योर प्लान? नहीं, हम लोग मैन्युफैक्चरर से उनके सैंपल्स ले रहे हैं। हम अपनी फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं जहाँ पे हम ही उसको कटिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरर का ब्रांडिंग करेंगे और फिर जब उनका ही डीलर ऑर्डर करेगा ऐप से तो हम उनको एफिशिएंटली बहुत ही जल्दी डीलर से को क्यों ला रहे हैं सिस्टम में? आई थॉट आप प्राइस बेनिफिट देंगे अगर आप बीच में डीलर को ले आएंगे। मैं आपको उसका भी मैं आपका एक्सप्लेनेशन मॉडल देती समझ हूँ। नहीं पा रहा हूँ। मैं जस्ट आपको क्लैरिफाई एक- फॉर मी। हाँ, मैंने हाँ। एक देखा कि डीलर अप्लाई करेगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर अप्रूव करेगा। जी, आप बीच में कहाँ से आए? मैं सैंपल्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं डीलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को प्लेटफॉर्म पे एनरोल कर देती हूँ तो मैं एक उनको अपॉर्चुनिटी दिखा सकती हूँ कि सैंपल्स ऑर्डर हो रहे हैं। सेकेंड फेज में मैं ऐप को आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और एंड यूजर्स को भी सैंपल प्रोक्योर करने के लिए ओपन करना चाहती हूँ और ये होगा एक हॉट लीड जनरेशन। सो मैन्युफैक्चरर के लिए अगर कहीं मुंबई में बैठा कोई क्लाइंट उसकी कंपनी का कोई सैंपल ऑर्डर कर रहा है, दैट मीन्स कि ये उसी एरिया के उस रिटेलर के लिए एक हॉट लीड है जो हम उनको पास ऑन कर रहे हैं। आज के टाइम के अंदर कोई D2C ऑनलाइन ब्रांड बनाने में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा क्योंकि एक पूरा नया चैनल आपको क्रिएट करना है। पर मैं अगर डीलर्स को किसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे ले आती हूँ तो इटसेल्फ ये जो डीलर्स का डेटा है दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। हम क्या चाहते हैं कि जब डीलर सैंपल भेजेगा, एंड यूजर को ही सैंपल भेजेगा, तो बिना किसी मार्केटिंग कॉस्ट के हमारे सैंपल्स एंड यूजर तक पहुंचना चालू हो जाएंगे। सो बेसिकली भले ही ब्रांडिंग कंपनी का है बट इट इज सैंपल्ड बाय टाइल्सक्राफ्ट। आप किसको बेचेंगे माल ये प्लेटफॉर्म पर? एंड यूजर को कि इंटीरियर डिजाइनर को कि दोनों? पहले के टाइम पे सिर्फ डीलर्स को सैंपल मिलेंगे। और आपने कहा कि कोई ये ऑनलाइन नहीं कर रहा है, लेकिन आपने यूएस में भी काफी एक कंपनी है floorandtiles.com, इंडिया में मटेरियल डिपो है, डिपो 24 है, जो सारा ये काफी स्केल पर कर रहे हैं, पैसे भी उठाए हैं, तो मॉडल तो रेप्लिकेट हो गया इंडिया में। जी, तो ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि कोई कर रहा नहीं है। आप मटेरियल डिपो पे जाएंगे तो आप उनकी प्राइसिंग और कॉस्टिंग देखेंगे, वहाँ पे भी ये सैम्पलिंग वाला मॉडल नहीं चलता। वो उनका भी एक फिजिकल प्रेजेंस है और वो साथ साथ में ऑनलाइन भी अपना कैटलॉग डिस्प्ले कर रहे हैं। चलिए मैंने डिसीजन I think Bindya, firstly, I think opportunity is big in this category. Yes, sir. जैसे बताया, I think price disintermediation की जहाँ opportunity होती है और price transparency का जहाँ प्रॉब्लम होता है ना, वहाँ पे एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। Definitely, sir. तो जब आप उसमें एक ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और मिडलमैन कट करके डायरेक्ट कंज्यूमर को देंगे, तो एक जो बड़ा प्राइस बेनिफिट होता है ना, दैट इज अ 10x कंज्यूमर प्रोपोजिशन। तो अपॉर्चुनिटी बड़ा इसमें मुझे दिख रहा है। द चैलेंज इज, आई थिंक अभी आप इसको मॉडल को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अभी अगर आप इसमें डीलर को ले आएंगे ना तो पूरा प्रोपोजिशन ही खत्म हो जाएगा। यू हैव टू गो डायरेक्ट टू द कंज्यूमर। मेन प्रोपोजिशन आपका प्राइस रहेगा, तो एक मॉडल बन सकता है। आई थिंक अभी आपको काफी सवालों के जवाब खुद ढूंढने पड़ेंगे, पर आज वो नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। बट बेस्ट ऑफ लक। सो बिंदिया, एक कोट है कि यू नो इफ यू डोंट गेट अ सीट एट द टेबल, अपनी चेयर खुद बना लो। एंड आपने बेसिकली देखा कि देयर आर नो वुमेन टाइल बिजनेसमैन, आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, तो दैट इज वेरी इंप्रेसिव। आई थिंक आज ये पिच थोड़ी थियोरेटिकल है। एक ऐप जो बना नहीं है उसके लिए एक फंड रेजिंग पिच है, बिकॉज ऐप बनेगा, फिर बिजनेस मॉडल बनेगा, फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक होगा, कंज्यूमर रिपीट हो रहे हैं कि नहीं चेक होगा, फिर बिजनेस बनेगा। तो वो आप 3-4 स्टेप्स अवे हैं फ्रॉम अ फंड रेजिंग ऑप्शन। एंड दूसरी बात, अगर आपको ये सैम्पल्स प्रोवाइड करने लार्ज स्केल में फॉर परचेज, तो आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा, जिसका यूएसपी होगा कि आप सैम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो मॉडल आपने पिक किया है, मुझे नहीं लगता उससे कंज्यूमर को लॉन्ग टर्म में अफोर्डेबल टाइल्स विद गुड डिजाइन्स एंड गुड क्वालिटी मिलेगी। वो सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरी जो सप्लाई चेन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये खुद करना पड़ेगा। तभी आप वो आपका जो सपना है एक हाइब्रिड टाइल कंपनी का, वो पूरा कर पाएंगे। आज मैं इससे बाहर हूँ, बट आई विश यू द बेस्ट।
देखो मेरे को प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे को तो एक तो मोरबी के बारे में पता लगा, मुझे पता नहीं था कि वहाँ टाइल्स बनती है, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा, और आपने जो स्टीरियोटाइप तोड़ा वो भी बहुत अच्छा है। मैं पीयूष की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये आपको डायरेक्ट टू कंज्यूमर में बेचना चाहिए, बताता हूँ क्यों। आप जब डायरेक्ट कंज्यूमर पे बेचोगे ना तो आपको बहुत चीजें और देखनी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर टाइल अपने आप नहीं लगा रहा, उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इंस्टॉलेशन, सर्विस, उसमें कौन सी गम जा रही है, कौन सा पर लगेगा, तो ये थोड़ा सा टफ बिजनेस होगा। तो आपके लिए ये D2R बिजनेस ही सेट होगा, अगर होगा तो D2C नहीं होगा मेरे हिसाब से। D2R भी होगा ना जो उसमें डायरेक्ट टू रिटेल, अगर आपने वहां बेचा, उसमें पता है प्रॉब्लम क्या आएगी आपको मेरे हिसाब से, वो सैंपल ले लेंगे लेकिन जब खरीदने की बारी आएगी ना वो मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से, और आपको धीरे धीरे काटना शुरू करेगा। अभी ये फीलिंग आ रही है, बट आप प्रूव करके दिखाओगे, क्या पता हम गलत हो, जैसे आपने मोरबी में भी प्रूव कर दिया कि आप कर सकते थे, ऐसे ही आप हमें प्रूव करके दिखाओ कि हम गलत हैं और आपका बिजनेस मॉडल में दम है। अभी वो नहीं आ पा रहा अनफॉर्चुनेटली, तो मैं भी आऊंगा। थैंक यू सो मच सर। बिंदिया, जो दोनों स्पेस के आप इंटरसेक्शन पे हैं, सिरेमिक्स और होम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, दोनों में बहुत इंटरेस्ट है और मैंने दोनों में इन्वेस्टमेंट किए हैं अलग अलग। मुझे लगता है ये जो सैम्पलिंग का प्रोपोजिशन है इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये इसको मैं कहूँगा एक थिन प्रोपोजिशन। अगर ये सैम्पलिंग का प्रोपोजिशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम सारे करने लग जाएंगे, या फिर अगर वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो फिर शायद वो किसी के लिए भी नहीं चलेगा। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि ये प्रोपोजिशन लॉन्ग टर्म चलेगा या डिफेंसिबल भी होगा या नहीं। मैं ना थोड़ी वो कॉन्फिडेंस बिजनेस मॉडल पे नहीं आ रही, इसका ये मतलब नहीं आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। जब आप फिगर आउट कर लें प्लीज रीच आउट, क्योंकि इस स्पेस में मेरे को इंटरेस्ट बहुत है, लेकिन आज मैं आउट हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। बिंदिया जी, रेवेन्यू क्या है? लास्ट ईयर का हमने 58 लाख का रेवेन्यू किया था। मैंने 2022 में शुरू किया था और जून से सेलिंग हुआ था, सो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का जो फिगर था तो 35.5 लाख का फिगर था। उसमें मेरा 7.2 लाख का प्रॉफिट बना था। लास्ट ईयर मेरा नेट प्रॉफिट 9.95 लाख। 9.9। और ये साल कैसे चल रहा है? अभी तक हमने 31.66 लाख की रेवेन्यू कर लिया है। मेरे पास अराउंड 33 लाख जितना पीओ है और ये साल हम अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख पे क्लोज। चलिए 80 लाख to 1 crore, उसमें से आप 10-12 लाख बचा लेंगे एटलीस्ट, राइट? और मे बी 15 लाख। मतलब मेरा नेट प्रॉफिट परसेंटेज अराउंड 18-19% जितना। एक्सीलेंट। तो 20 लाख बच जाएंगे। प्राउड ऑफ यू, वेल डन। वन लास्ट क्वेश्चन, आप भगवान में भरोसा करती हैं? जी। अच्छा, तो विश्वास ये रखिए कि कभी कभी आप जो चाहते हो जी। वो ना हो तो बेटर। आई थिंक दैट द 20 lakhs that you're making a year, ये बहुत अच्छा पैसा है आपके लिए लर्निंग के लिए। लर्निंग की कौन सा मॉडल बनाना, वेदर यू बिल्ड अ ब्रांड या आप ये मार्केट प्लेस का मॉडल निकाल लें बेटर देन अदर्स, और या आप शोरूम खोल लें। आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट आपका लर्निंग फेज है अभी। इन्वेस्टर को आप मत अपने साथ डालिए उसमें, आपकी लर्निंग भी खत्म हो जाएगी, अर्निंग भी खत्म हो जाएगी। सो टेक दिस एज पॉजिटिव फीडबैक, लगे रहिए 1-2 साल में, मॉडल इवॉल्व कीजिए and you will come out shining. You're a star. Okay? Definitely. Good luck. I'm out. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you all of you. Good luck. And thank you for all the advice. Thank you. All the best. Bye. All the best. All the best. कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा था कि पिच के दौरान मैं खुद भी थोड़ा नर्वस हो गई थी, बट फिर भी आज मैं यहाँ से खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। मुझे इतनी सारी वैल्यूएबल एडवाइस मिली है जो डेफिनेटली मुझे इस इंडस्ट्री में सक्सेस करने में ज़रूर हेल्प करेगी। आपके गहने पहनकर मेरा काना और नटखट लग रहा है। आपका प्यार आपके गहनों में झलक रहा है। देवी माँ आपसे वही बनवा रही है जो उन्हें चाहिए। ऐसा कहना है हमारे कस्टमर्स का हमारे काम के लिए। राधे राधे शाक्स। राधे राधे। मैं चंपा शंपा, मेरी उम्र 65 साल है और मैं मुंबई से हूँ। कृष्ण सखी की फाउंडर एंड डिजाइनर। कृष्ण सखी में भगवान के गहने बनाती हूँ।
ये कला का रुझान मुझे मेरी माँ से मिला। समय के रहते रहते ये भगवान को प्रति आस्था व्यक्त करने का जरिया बना। शाक्स कहते हैं कान्हा की भक्ति करते हैं तो हमें उनसे एक रिश्ता बनाना चाहिए। मैंने कान्हा को अपना सखा बनाया और मैं बनी कृष्ण सखी। मैंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, पर समय समय पर भगवान ने मुझे प्रेरणा दी और रास्ता दिखाया। कृष्ण सखी में हम भगवान के गहने एक आस्था से बनाते हैं। धीरे धीरे मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को इसकी डिमांड बढ़ने लगी। मुझे एहसास हुआ कि कहीं एक संकेत था कान्हा का कि मुझे एक नया रास्ता खुलने का। आज कृष्ण सखी में 47 महिलाएं मेरी इस आस्था से जुड़ी हुई है। मैंने और मेरी टीम ने 15,000 से भी ज्यादा मंदिरों की मूर्तियों को गहनों से सजाया। मेरा बेटा विजय, उन्होंने मेरे इस बड़े प्रोजेक्ट में मेरा पूरा साथ दिया है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती मैं अकेले आके खड़े हूँ। मेरे कस्टमर्स और उनके विश्वास से आज मैं इस मंच पर खड़ी हूँ। भारत में भगवान का गहनों का बहुत बड़ा मार्केट है, पर पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है। मैं किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहती, पर मैं चाहती हूँ सबके भगवान मेरे ही गहने पहने। इसके लिए मेरी आस्क है 2.5% फॉर 37.5 लाख रुपये। शाक्स, आखिर में सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी हॉबी है, वो काम आप समय निकाल कर जरूर करें। क्या पता क्या बन जाए, जैसे मैं बनी कृष्ण सखी। चंपा जी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आपने एक बात कही कि आप अपना काम बड़ी आस्था से करते हैं। दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा अपना बताइए, आपका कैसे जर्नी रहा, कैसे आपने ये शुरू किया? मैंने एक जीवन में एक लक्ष्य मांगा था भगवान से कि एक उम्र के एक पड़ाव में आके मुझे एक लक्ष्य चाहिए। पैशन तो शुरू से ही था, माँ के साथ में रह के हमने बहुत कुछ सीखा था। 2011 से मैंने स्टार्ट किया, क्राफ्ट्सविला वगैरह में से डाला, पर वो इतना क्लिक नहीं हुआ। फिर 2017 में प्रॉपरली मैंने अमेज़न पे स्टार्ट किया। साल में 1-1.5 लाख रुपया आ जाता था, पर मैं उसको चैरिटी करती थी। 2023 में विजय को मैंने बोला कि लोगों की बहुत डिमांड आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों तक मुझे पहुंचाना है। तो उसने वेबसाइट बनाई तो मुझे अच्छा लगा और लोगों तक पहुंचा। शार्क टैंक देखा था क्या आपने? शार्क टैंक तो देखते ही थे। उसी से आइडिया आया आपको कि कुछ कर लेते हैं? फिर स्टार्ट किया। मैंने बोला मुझे और लोगों तक पहुंचाना, सबके भगवान मेरे ही गहने पहने। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैंने घर बैठे बैठे वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर को भी वहाँ के सेवायत पुजारी से बात करके, फेसबुक के थ्रू बात करके उनसे वहाँ का भी मैंने श्रृंगार करवाया। बट आपको कभी नहीं लगा कि इस एज में बिजनेस शुरू कर रही हूँ मैं, क्या होगा, कैसे बेचूंगे, कैसे नहीं होगा? मेरा बनाने का काम मेरा था। थोड़ा बहुत मैं भी सब मोबाइल से करना वो सब मैं कर लेती थी। ये वेबसाइट बनने के बाद में थोड़ा सा काम बढ़ गया, जैसे फेसबुक ऐड करना है, शॉपिफाई, वो ये सब था, तो वो सब मुझे नहीं संभालना था। मैंने विजय को बोला ये तुम देखो, फाइनेंस और बिजनेस जो भी है वो तुम्हें देखना। बहुत अच्छा किया। और ये शॉपिफाई वर्ड सुन के बहुत मजा आया। आपको पता है शॉपिफाई? नहीं, वो भी मैं भी करती हूँ। और क्या क्या वर्ड्स है, कुछ बताना है आजकल, मतलब कुछ आपने कोई फेसबुक एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम फेसबुक मेटा में एडवर्टाइजिंग करना है एकदम। बढ़िया, मजा आया सुन के। एंड आपने बोला वृंदावन में कृष्ण भगवान ने कृष्ण सखी के जूल्स पहने हैं। तो ये आपका पैशन नहीं, आपकी तो ये पूजा हो गई। वही तो मैंने बोला, एक लक्ष्य मांगा था मैंने भगवान से। लेकिन क्या आप इसको एक व्यापार की तरह देख पाती हैं? दोनों को मिक्स हुआ है। अच्छा, बिजनेस भी मिक्स हुआ है, पूजा भी मिक्स हुई है। अगर मैं पूजा करती रहूंगी तो वो मेरे तक ही सीमित रहेगा। हाँ जी, और अगर मैं और लोगों तक पहुंचा रही हूँ तो वो एक बिजनेस के ही रूप लेगा ना। एंड विजय अभी पूरा फुल टाइम आ गया आपके साथ? हाँ विजय, मैं आपसे विनती करूंगी, मैं विजय को बुलाना चाहूंगी। ऑफ कोर्स। विजय। And here's विजय। हे विजय, क्या हाल है? आपका क्या बैकग्राउंड है विजय? मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट एंड गेमिंग में। अच्छा। मैंने मेरा करियर फिल्म से शुरुआत करी थी।
सबसे पहले मैंने डॉन 1 में काम किया एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर वाओ एंड उसके बाद में एक और फिल्म वहाँ पे करी और आई वर्कड एट EA ट्वाइस EA स्पोर्ट्स के मैं वहाँ पे 2 बार काम कर चुका हूँ। एस मैं प्रोड्यूसर था वहाँ पे फॉर गेम्स, मोबाइल गेम्स। ये के बाद क्या किया था आपने? EA के बाद में मैंने रिलायंस गेम्स में काम किया है, फिर वापस मैं EA में मैंने काम ठीक किया है। है, फिर मैंने वेदांतु में 2 बार काम किया है, बीच में मैं 1 साल कनाडा भी था और फिर वेदांतु के बाद में मम्मी के साथ काम किया है। अब आप रुक गए हो, यहीं पे रुक गए हो अब? अभी फिलहाल मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ। मैडम जी फिलहाल। आप इनको टिका पाएंगे कि नहीं? ये तो किसी के हाथ नहीं आते हैं। ये तो मम्मी नटखट आंटी ने बोला आप आके दूंगे तो करना ही पड़ेगा ये, मेरा पूरा सेटअप करना है, फिर बाद में तुमको जो करना है करो। सो चंपा जी, ऐसा कुछ होता है कि भगवान को जो पहनाते हैं उसमें ये चीजें होनी चाहिए, ये जेम्स, ये मोती होने चाहिए, ऐसा कुछ? चांदी, सोना? चांदी सोना मैं यूज नहीं करती हूँ, नॉर्मली आर्टिफिशियली है सब। तो अभी आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? फिक्स्ड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं कि मेड टू ऑर्डर करते हैं? वेबसाइट पे हमने अलग अलग कैटेगरीज डाल के रखी है, नीचे दिखाएगा आपको। काफ़ी कैटेगरीज में हम ज्वेलरी बनाते हैं, फिर आप नीचे देखेंगे कुछ ऑफर्स हम रन करते रहते हैं। ये हमारे कुछ बेस्ट सेलर्स हैं। हमने नोटिस किया कि हमारे बंडल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और फिर प्राइसिंग में हमने थोड़े बहुत टेस्ट किए और ये प्राइस विलिंगनेस टू पे के अराउंड काफ़ी सही बैठ रहा था और हमारे कस्टमर्स ने हमारे गहने पहनाने के बाद में जो उन्होंने लिए हैं वो हमें दर्शन भेजते हैं, क्योंकि मम्मी सबको यही बोलती कि मुझे दर्शन ज़रूर भेजिएगा। ये बहुत अच्छी बात है और आपने साइट पे लगाया है, बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो हमने ये साइजेस के लिए एक अलग कैटेगरीज बना दी है। यहाँ पे आप साइजेस देखिए कि भाई फ्रंट लेंथ ऑफ द माला इतनी है। तो आप बेचते वेबसाइट पर ही है कि टेलीसेल्स पे होता है? कैसे होता नहीं, है? ये पूरा का पूरा वेबसाइट से ड्रिवन है और अमेजोन से। आप कुछ सैंपल्स लेके आए हैं ना? बिल्कुल। बढ़िया, थैंक यू विजय जी। विजय जी टिक जाना अब इस पे। पर इन्होंने बोल दिया ऑलरेडी कि मैं फाउंडेशन तक हूँ, स्टेबलाइज कर रहे हैं सब। पैकेजिंग इज वेरी नाइस, लोगो। ये सुंदर तो बहुत है, मानना पड़ेगा। ये किससे, ये सब हाथ से बनता है? सब हाथ से। कितनी और- देर लगती है बनाने में? करीबन आधे घंटे में बन जाता है, अच्छा, हाफ एन आवर। और ये डिजाइन कौन करता है? मैं नहीं, तो सारे प्रोडक्ट्स आप खुद ही डिजाइन मैंने करते खुद ने ही और- डिजाइन करा। हैं? तो हमको कितने ऑर्डर्स आते होंगे ऐसे महीने के या दिन के? कुछ भी ले लीजिए आप। ऑन अ डेली बेसिस 30 ऑर्डर के आसपास आ जाते हैं शॉपिफाई पे, 14 से 15 ऑर्डर्स आ जाते हैं अमेजोन पे। हमारा बिजनेस रहता है 60-40 या 70-30। शॉपिफाई पे ज़्यादा रहते हैं। अमेजोन की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 500 रुपये के आसपास है और शॉपिफाई की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1300 रुपये के आसपास है। वाह, नंबर्स की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा रेवेन्यूज वगैरह सब समझा दीजिए हमें। पहले साल में हमने किया 47 लाख्स का एनुअल रेवेन्यू, इसमें हमारा 9 लाख रुपीस प्रॉफिट था। वेल डन। इस साल हम लोग ऑलरेडी 80 लाख्स पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी? वाओ, बहुत अच्छे। और हमारा प्रॉफिट उसमें करीबन 16 लाख रुपए रहा है। पिछले 3 महीने का रेवेन्यू 11 लाख, 21 लाख, 10 लाख। इस साल कितना रेवेन्यू होगा? इस साल प्रोजेक्टेड हमारा 1.5 है, तो पूरे साल में 30 लाख के आसपास का प्रॉफिट होगा आराम से। तो अभी जो आपके कस्टमर हैं, जैसे आंटी आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज मार्केट है, अभी कहाँ से खरीदते हैं? अगर कोई वृंदावन या कोई पिलग्रिमेज या मंदिर जा रहे हैं तो आसपास की ऑफलाइन मार्केट से ले लेते हैं और अमेजोन पे भी काफ़ी छोटे छोटे प्लेयर्स बहुत हैं। और हमारा डिफरेंशिएशन फिर क्या है? हमारी प्राइसिंग डेफिनेटली एक्सक्लूसिव है, कम है, ज़्यादा है? ज़्यादा है। ओके। हमारी जो डिज़ाइंस हैं हमारे जैसा कोई काम और नहीं करता है। वी इन व्हाट वे? इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अगर आप एक सिंपल ऑनलाइन सर्च करके भी देखेंगे अमेजोन पे तो आप कृष्ण सखी की माला को एकदम झट से पकड़ लेंगे। पर आंटी ऐसा भी तो होता होगा, आपने इतनी सोच लगा के एक डिज़ाइन बनाया होगा, फिर अगर वो चल जाता है डिज़ाइन तो लोग कॉपी कर लेते होंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर बिजनेस पे फर्क पड़ता होगा। बिजनेस पे फर्क पड़ता है जब आप क्वालिटी अगर अच्छी नहीं देंगे तब। बिल्कुल ठीक कहा। ये आपकी जो वेबसाइट है फुल्ली डेडिकेटेड है भगवान की ज्वेलरी के लिए। ऐसी डेडिकेटेड वेबसाइट्स और हैं? किसी का भी ऐसा स्पेसिफिक फोकस ज्वेलरी पे नहीं है। उनके पास में और भी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। पूजा की सामग्री काफ़ी कुछ रखते हैं, मूर्तियाँ तक रखते हैं। जैसे मेरी एक इन्वेस्टमेंट है श्री मंदिर। फ्रेंड, देखा है। अच्छा, फ्रेंड है वहाँ? तो वहाँ पर पूजा पाठ का सामान बेचते हैं
लेकिन ये सब ज्वेलरी आज तक मैंने सुना नहीं हो, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसका कोई अंदाजा है कि कोई बड़ा प्लेयर इसमें कितना से रेवेन्यू करता हो? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये कितना बड़ा हो गया है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। मैंने ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च करी, उससे 55 बिलियन USD का टैम निकला है इन 2023, पर उसमें सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं, बट हम लोग इसमें से ज्वेलरी का स्पेसिफिकली नहीं निकाल पाए। आपने ये ट्राई किया कि क्योंकि श्री मंदिर के अभी मंथली एक्टिव यूजर्स समवेयर बिटवीन 5 मिलियन टू 10 मिलियन है, आपने ट्राई किया उनके साथ पार्टनरशिप करके उनके थ्रू बेचें? तो मैंने श्री मंदिर के फाउंडर्स से बात करी थी, वी हैव अ कॉमन फ्रेंड इन बिटवीन, एंड दैट टाइम उन्होंने कहा था कि दैट ही वांट्स टू टेक सम टाइम एंड कम बैक। नाउ यू हैव अनदर कॉमन फ्रेंड। थैंक यू। एक बात बताइए, आप मार्केटिंग करते हैं या सारा वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा है? So 95% is inorganic. Is inorganic. तो टोटल मार्केटिंग खर्चा कितना कर रहे हैं महीने का? 4 लाख के आसपास मार्केटिंग का। विजय पूरे यूनिट इकोनॉमिक्स एक बार ही समझा दीजिए। श्योर। 1300 रुपए का हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, 200 रुपए के कॉग्स हैं, वेरी गुड ग्रॉस मार्जिन, 10 रुपए की पैकेजिंग है, 3 से 4% प्लेटफॉर्म फीस है, COD, रेजर पे, ऑल ऑफ दिस, 3% GST मैंने बता ही दिया, 600 रुपए का CPA है, और यस दैट्स ऑल। और अपने ये जो लोग रखे हैं आपने, इनको कितने पैसे देते हैं? तो ये पूरा पर पीस के ऊपर है, देयर इज नोबडी फुल टाइम, हर एक माला का एक अलग प्राइस है, देन दे नो हाउ मच अमाउंट दे गोना गेट बैक। तो ये वो 200 रुपए में इंक्लूडेड है? दैट्स कॉम्स। हाँ, कुछ एक बात आंकड़े नहीं बैठ रहे हैं आपके प्रॉफिट जो आपने बताया दैट यू विल मेक 30 लाख फ्रॉम 1.5 करोड़, वो 20 लाख रुपया हुआ प्रॉफिट, 20% हुआ। आपने जो यूनिट इकोनॉमिक्स बताया उस हिसाब से तो आपका 33% बैठ रहा है। कुछ खर्चे बताए नहीं होंगे अभी। 600 CPA, 200 COGS, 10 रुपीज पैकेजिंग, फिर 3-4% GST and other costs, 100 रुपीज शिपिंग, 100 रुपीज शिपिंग, वो भी अगर मैं मिला लेता हूँ 950 आपका टोटल कॉस्ट हो गया, तो अपने को 350 बचा। Okay. तो अगर आप उस हिसाब से देखते हैं 30% आपका प्रॉफिट होगा अप्रोक्सीमेटली, नॉट 30, 28। कुछ खर्चे निकालते हैं आप घर के लिए? हाँ, अभी इस बार निकाले हैं 2-3 लाख रुपए। ओके, देयर सम मिसिंग, जरा आप देख लीजिए, इनका कान पकड़ के ठीक कीजिए आप। नहीं, वो मेरे पास में है कौन? नहीं, वो इसके पास नहीं है। बट कहीं आपके नंबर्स नहीं आ रहा। बट लेट्स मूव ऑन। आप हमसे क्या चाहते हैं एंड कैसे स्केल करेंगे? मैंने कभी भी बिजनेस किया नहीं है, टू बी फ्रैंक, पहली बार ही बिजनेस है, वो भी मम्मी की वजह से। हमने एक प्रोडक्ट और सोशल प्रूफ की एक फाउंडेशन बना ली है, पर ब्रांडिंग में अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। हम लोग एक ब्रांड प्ले पे भी फोकस करना चाहते हैं थ्रू कंटेंट, थोड़ा इन्फ्लुएंसर्स के साथ में पार्टनरशिप बेसिकली करना चाहते हैं। मार्केटिंग वगैरह की तरफ। पर आंटी, मैं अब एक क्वेश्चन पूछूं, आपने देखा है कभी कि इन्वेस्टर के साथ क्या होता है? वो लोग ये मांगते हैं कि आप हमारे को बताओ आगे क्या होगा, आगे एग्जिट कैसे होगी, तो आपको इन्वेस्टर क्यों चाहिए? अच्छा भला काम चल रहा है, थोड़ा काम तो आगे और बढ़ना चाहिए ना। हाँ जी। एक सीढ़ी तो चढ़ गए हम, सीढ़ी को और ऊपर करना है तो उसके लिए तो कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे ना। जितना आप रेज कर रहे हैं आज पैसा, उतना तो आप प्रॉफिट कमाएंगे इस साल। सो मेरे को आंटी से सुनने दे एक मिनट विजय भाई। पैसे की बात तो देखो कहीं खत्म होती ही नहीं है। हाँ जी। पैसा तो कहीं भी काम आता ही है, मेरे बिजनेस में काम आएगा, और मेरे पास जितने लोग जो आ रहे हैं काम करने, उनको सहूलियत दे सकती हूँ, उनके लिए मैं अच्छी तरह से जगह बना सकूँ उनका, और मैं बढ़ा सकूँ उनका काम। विजय, आप क्या कुछ करते? मार्केटिंग काफी करनी है। देखिए, मैंने सैलरी नहीं ली है, करीबन 1.5 साल के ऊपर हो गया है। नहीं, तो हम आपको पैसे आपके नहीं, लिए थोड़ी दे नो, रहे हैं। आई एम नॉट कमिंग टू दैट, आई एम जस्ट तो कितनी सैलरी लेंगे जब फंडिंग आएगी तब? नहीं, फिलहाल मैं अभी कुछ सैलरी नहीं, अभी हाँ, भी मैं कुछ फंडिंग के बाद फंडिंग के बाद में भी मैं इनिशियली कुछ सैलरी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं पैसे ले लूंगा तो मैं ओवरहेड बन जाऊंगा कृष्ण सखी पे। तो जो भी पैसा आएगा वो कृष्ण सखी में ही जाएगा। हमें इन्वेंट्री बढ़ानी है, एक ग्रोथ प्लान है, वो सब हमने लिस्ट आउट करके कितना है आज की तारीख में वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री और सब मिला के? इन्वेंट्री हमारे पास में 20 लाख रुपए के आसपास की है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी अराउंड 3-4 लाख। अभी अगले 3 साल का क्या टारगेट क्या बनाया आपने? ये साल 1.5, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। पहले तो चंपा जी, आपने बहुत इंस्पायर किया आज। आई थिंक ट्रू पर्पस ऑफ शार्क टैंक आज निकल के आ रहा है। एक आपने जवाब बहुत अच्छा दिया मेरे हिसाब से। आपने जब पूछा कि आप ये प्रॉफिट का क्या करेंगे, तो आपका बहुत ही क्लियर है कि आप लोगों की जिंदगी और बेहतर करेंगे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। एंड आई थिंक ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी इज कमिंग आउट इन एवरी एस्पेक्ट, विजय, फ्रॉम यू ऑल्सो। तो आई वुड हाईली रेकमेंड आप इस पे स्टिक करें। आपको क्या डिसाइड करना है ना कि आपको इसको कितना कमर्शियलाइज करना है।
जो कमर्शियल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है ना, जैसे ही वो आएंगे वो इसको और कमर्शियलाइज करना चाहेंगे एंड वहां पे देयर कुड बी अ मिसअलाइनमेंट। अभी मैं इससे बाहर हूं बिकॉज आई थिंक यू नीड टू डू दैट थिंकिंग। आई डोंट थिंक यू शुड रेज मनी टुडे। आई डोंट थिंक इस कैटेगरी में पावर ऑफ ब्रांड्स ऐसे प्ले आउट करेगी, बिकॉज ये जो सजाना भगवान को हम करते हैं, ये श्रद्धा के लिए करते हैं, इसके लिए नहीं करते कि हमने उस ब्रांड से लिया या ये ब्रांड से लिया। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इस बिजनेस में लग नहीं रहा है एक्सेप्ट मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग में स्पेंडिंग मोर देन 600 बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको प्रॉफिटेबली चलाइए, मैं आ जाऊँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो। चलो भगवान के दर्शन हुए, उसके साथ साथ में ये भी सीखने को मिला कि ये भी एक बिजनेस बन रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये डायरेक्शन। तो शार्क टैंक का ये कमाल होता है, कभी कभी हम लोगों को सिखाए जाते हैं, कभी कभी लोग हमें सिखाए जाते हैं। देखिए आप जिस लगन से काम कर रहे हो, इससे काम तो बढ़ना ही है। आई थिंक ये एक डिस्ट्रीब्यूशन गेम बन सकता है। ये जो प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन जो कॉर्नर कर रहे हैं मंथली एक्टिव यूजर्स, इनके थ्रू अगर हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर ली और इनको मार्जिन दे दी अच्छी खासी, अपने पास तो मार्जिन काफी है। इस साल आपने अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन 40-50 लाख रुपया बचेगा। आई थिंक यू कैन गो 5-10x। सो आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस यू टू दोस पीपल। मेरा नंबर आप ले जाना, लेकिन आज मुझे लगता नहीं है लाइक द अदर्स आपको इन्वेस्टर की जरूरत है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे लगता है आप थोड़ा सा विजय अगर डिजिटल मार्केटिंग पे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे ज़्यादा जोर देंगे तो शायद और मार्केट प्लेसेस पे भी आप सक्सेस पाएंगे। तो आज मैं सपोर्ट करना चाहता था, क्योंकि मतलब बिल्कुल मेरे को अपनी मॉम आप में दिख रही है। मेरा दिल हाँ कह रहा है मेरा, लेकिन दिमाग ना कह रहा है। मुझे लगता है आपको इन्वेस्टर नहीं लेना चाहिए। टुडे आई एम आउट, पर कभी भी कोई आपको मदद चाहिए हो आप जरूर रीच आउट करिए। शुक्रिया। आंटी काम अच्छा है, बढ़िया काम है, नेक काम है। भगवान करे आपकी कंपनी बहुत बहुत बड़ी बने। और विजय मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सीरियसली कर सकते हो ना, अगर इसमें सही ब्रांड बन सकता है। इन्वेस्टर भी आ जाएंगे। आई डोंट एग्री कि इसमें इन्वेस्टर नहीं आएंगे, इन्वेस्टर आ सकते हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में आउट होता हूँ। थैंक यू आंटी, बहुत मजा आया। थैंक यू चंपा थैंक यू विजय जी। जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। इस मंच पे आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और सबका अनुभव हमको मिला है। वो अनुभव हमारे कहाँ काम आएगा वो हमें पता है इनका। सबके सजेशंस ध्यान में रखते हुए थोड़े ट्वीक्स लाने पड़ेंगे हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। नमस्ते शार्क्स। नमस्कार। मेरा नाम राहुल बाकरे है। मेरा नाम विनीत फडनीस है और हम आए हैं पुणे से। शार्क्स, जल ही जीवन है, लेकिन ये जीवन देने वाला पानी अगर ना मिले तो हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती है। भारत में लगभग 4 करोड़ रिपोर्टेड बोरवेल्स हैं। उसमें से 54% बोरवेल ड्राई होने के कगार पे है। ये बोरवेल ड्राई क्यों होता है? तो शार्क देखते हैं। जमीन के अंदर अनेक ग्राउंड वाटर की लेयर्स रहती है। बरसात का पानी ऊपरी लेयर में बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन उस पानी को निचले स्तर तक जाने के लिए कई दिन लगते हैं और 200-600 फीट तक जाने में उसको हजारों साल लगते हैं। लेकिन बोरवेल 200 से 600 फीट तक जनरली ड्रिल किया जाता है, लेकिन बोरवेल में ऊपरी परत में केसिंग पाइप होने की वजह से बोरवेल के नीचे स्रोत भर नहीं पाते, और हम जब बोरवेल में से इलेक्ट्रिक पंप से पानी निकालते हैं तो वो पानी जल्दी से सूख जाता है और इसीलिए बोरवेल्स सूख जाते हैं। शार्क्स में एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट यानी कि भूजल वैज्ञानिक हो। वाह। हमने सोचा कि क्यों ना अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का उपयोग करके इस पे कुछ समाधान निकाला जाए, और शुरुआत हुई बोर चार्जर की। शार्क्स, बोर चार्जर एक रोबोटिक पेटेंटेड स्मार्ट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो ऐसी ड्राई हो चुकी या कम पानी देने वाली बोरवेल्स को फिर से रिफिल करता है, और वो भी किफायत दाम में। हम ड्राई हो चुकी बोरवेल में अंडर वाटर कैमरा सिस्टम डाल के उसका एंजियोग्राफी करते हैं।
फिर हमारा पेटेंटेड रोबोटिक टूल बोरवेल में अंदर जाके उसको अंदर की तरफ से छेद करता है ताकि ऊपरी परत का पानी अंदर जाने में आसानी हो और निचले स्तर का पानी फिर से भर जाए। शार्क्स, हमारा विजन है दुनिया भर में सब जगह जाके भूजल का पुनर्भरण यानी रिचार्ज करें। इसी दिशा में हमने गत 3 सालों में 4000 बोरवेल भारत और अफ्रीका में हमने रिचार्ज करवाए हमारी टेक्नोलॉजी बोर चार्जर से, और उनमें हमने 500 करोड़ लीटर पानी भरने का प्रावधान किया है। ये पानी इतना है जैसे 2 लाख ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में भरा जाए उतना। ये तो बस शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है बोर चार्जर को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना और हर साल 1 लाख करोड़ लीटर पानी रिचार्ज करना। इसके लिए हमारी मांग है 75 लाख रुपए 1.5% इक्विटी के बदले। तो आइए शार्क्स मिलकर भूजल का पुनर्भरण यानी रिचार्ज करें, क्योंकि जल है तो कल है। वाह भाई वाह। विनीत जी, राहुल जी, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। थैंक यू। थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और यहाँ तक कैसे पहुंचे, जरा हिस्ट्री बताइए अपनी। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने यूएस में जाके कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1997 में एमएस किया था मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से, और तब यूएस में मैंने 7 साल काम किया था सॉफ्टवेयर आईटी में। उसके बाद इंडिया आके मैंने एक ऑनलाइन गेमिंग की स्टार्टअप कंपनी में 6 साल हैदराबाद में काम किया। हैदराबाद में काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सोशल डेवलपमेंट में मेरी रुचि ज़्यादा है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसलिए मैंने रोहिणी नीलेकनी जी के साथ काम करके उनके अर्घ्यम फाउंडेशन में 5 साल मैंने ग्रांट्स डायरेक्टर करके काम किया। तो वहीं पे काम करते करते समझ में आ गया कि ग्राउंड वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, लेकिन उसको प्रोफेशनली और साइंटिफिकली सॉल्व करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन चालू किया जिसका नाम है ऊर्ध्वम एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी। एंड दिस इज फॉर प्रॉफिट। दिस इज फॉर प्रॉफिट। आपकी हिस्ट्री बताइए जरा। यस विनीत जी। बेसिकली मैं एक भूगर्भ शास्त्रज्ञ भी हूँ भाई, जैसे हिंदी में बोलो। जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। मैंने मेरा पहला मास्टर्स जो है वो जियोलॉजी में किया है। माय सेकंड मास्टर डिग्री इज इन हाइड्रोजियोलॉजी, तो वो मैंने जर्मनी से की है, ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी से। इंडिया में काफी लोग हैं इस फील्ड में या? नहीं, इंडिया में जब मैंने किया तो मुझे जर्मनी जाके करना पड़ा, लेकिन आज की डेट में आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी खड़गपुर में स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली वो इंडिया की आयरनी ये है कि 80% ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन ग्राउंड वाटर, लेकिन हम ग्राउंड वाटर समझने वाले कोई वैज्ञानिक या कोई इंजीनियर्स या कोई टेक्नीशियंस हम बना ही नहीं रहे। वेल डन। शायद आपको देख के और लोग प्रेरित हो ये काम करने में। आप इन्हें कहाँ मिले? जब मैंने कंपनी स्टार्ट करना सोचा था तो हम एक एक्वेंटेंस कॉमन फ्रेंड के द्वारा हमें इंट्रोड्यूस किया गया। एक विनीत जी है जो जर्मनी से सीख के आए थे, और 1-2 लोगों से भी बात की थी, तो वो भी हमारे साथ बाद में जुड़ गए। और आपका क्या रिस्पेक्टिव रोल क्या है? तो मैं सीईओ हूँ और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो संभालते हैं। मुझे अभी तक आप कंसेप्चुअली समझ में आया कि आप क्या करते हो, लेकिन पूरी बारीकी से नहीं समझ में आया। तो कैन यू एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म्स? यस, थैंक यू। तो जमीन के अंदर अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग एक्विफर्स रहते हैं, लेकिन जब बरसात का पानी गिरता है तो ऊपरी परत में ये पानी बहुत जल्द गति से भर जाता है। जब ड्रिलिंग करता है ड्रिलर तो ऊपरी परत में टॉप मोस्ट एक्विफर में फर्स्ट हार्ड रॉक लेयर तक वो एक इम्परवियस पाइप डालता है, जिसको हम केसिंग पाइप बोलते हैं। वो पाइप इसलिए डाला जाता है ताकि ऊपरी परत का मिट्टी, बालू या छोटे पेबल्स अंदर ना गिरे और ये नीचे का बोरवेल क्लोज ना हो जाए या धस ना जाए। पर आप होल जो कर रहे हैं वो मैं नए बोरवेल में होल करके ही डाल देता हूँ पाइप। Yes. वो कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं करते उसके कारण ये है, जो मार्केट में परफोरेटेड केसिंग मिलता है, लेकिन वो नॉर्मल पाइप के हिसाब से 4 या 5 गुना महंगा रहता है, तो जनरली लोग उसको लगाते नहीं। दूसरा चीज ये है कि जो ड्रिलर आता है उसको पता रहता है कि ये बोरवेल 2-4 साल बाद फिर से ड्राई होने वाला है, और यही कस्टमर मेरे पास आएगा, बोलेगा कि यही बोरवेल अच्छा था, उसके बगल में और एक डीपर बोरवेल लगा दो, तो वो उसका आगे आने वाला बिजनेस नहीं मारना चाहता। तो आपका क्या सोल्यूशन है? आप क्या? हमारा सोल्यूशन ये है, अंडर वाटर कैमरा सिस्टम डाल के बोरवेल की एंजियोग्राफी करते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि
वहां से पानी आ रहा है शायद, लेकिन अभी वो ड्राई हो चुका है। जैसे हार्ट सर्जरी होती है आप उसी तरह बाईपास करते हो कि उसमें छेद बनाते हो? तो पहले हम एंजियोग्राफी करते हैं, फिर हमारा पेटेंटेड रोबोटिक टूल अंदर जाके उस केसिंग पाइप को हाइड्रोजियोलॉजिकली अप्रोप्रिएट डेप्थ पे परफोरेट करता है, उसको स्लिट्स करता है। तो बाईपास बना दिया आपने। बाईपास हाँ, एंजियोप्लास्टी करते हैं हम, ताकि एंजियोप्लास्टी। ऊपर के परत वाला पानी जो सिर्फ फिल्टर्ड पानी है, विदाउट सैंड सॉइल, दैट गोज इनटू द बोरवेल और वो डायरेक्टली 200-600 फीट तक नीचे गिरता है। तो ये नीचे के जो एक्वीफर्स है उसको रेडिले स्पंज की तरह एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग बोरवेल जो अभी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, उसको हम फिर से परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वाटर इसी पाइप से नीचे जा रहा है और फिर पंप होके तीनों लेयर से पुल कर रहा है। यस और इस पे आपको पेटेंट मिल गया है। हाँ, इसका पेटेंट ये है। दुनिया में पहला है। हाँ, दुनिया में ये पहला है, पानी के लिए पहला है। ऐसी सिमिलर टेक्नोलॉजी ऑयल के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही एडवांस और बहुत ही महंगी है। तो आपके कस्टमर कौन होते हैं? एनीबडी एंड एवरीबडी हु हैज अ बोरवेल और जिसका पानी कम हो चुका है या वो तो ड्राई हो आपको चुका है, ढूंढते कैसे? आइदर फेसबुक के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, नहीं तो हमारे भी बहुत सारे कैंपेन्स करते हैं। पर आप मशीन बेचते हो या इसको सर्विस की तरह करते हो कि जाओ ठीक करके वापस आ जाओ? अभी तो सर्विस की तरफ करते तो कोई मशीन नहीं खरीदता आपकी, आप खाली जाते हो सर्विस करते हो हमें और वापस आ जाते हो? बहुत सारे लोग मशीन आप बेचते हो क्या पूछते हैं, लेकिन हम मशीन नहीं बेचते। हम रादर इसको अभी स्केलिंग अप के लिए हम उसको फ्रेंचाइजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। इसी रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ बोरवेल्स का काम है, करेक्ट ना? Correct. और आप इंडिया में अकेले हो जो ये कर रहे हो? यस। और बाकी अगर किसी की बोरवेल खराब होती है वो क्या करता है? अगर वो खराब हो चुकी है तो Give up कर- वो give बंद up कर करके देते हैं। दूसरी बोरवेल डाल देते हैं। कॉस्ट क्या आता है एक बोरवेल बनाने का, नया बोरवेल? कम से कम 70-80 हजार से लेके 18 लाख तक कॉस्ट आता है। क्यों फर्क, कितना फर्क क्यों है? हर एक जगह की वहाँ की लोकल जियोलॉजी कैसी है, पत्थरों के रचनाएं कैसी है और कितना डेप्थ का आप बोरवेल बना रहे हो, उसके ऊपर वो रेट। और आपकी एक सर्विस कराने में कितना लगता है? 25,000 रुपए से 40,000 रुपए पर बोरवेल हम चार्ज करते हैं। हम कब से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कितनी देर लगी हमें ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम बनाने में? 2017 से हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। हम IIM अहमदाबाद इंक्यूबेटर में हम इंक्यूबेट हुए थे। अभी ये टेक्नोलॉजी इतना मैच्योर हो चुका है कि अभी ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी हम उसको इंटरनेशनलाइज करने की सोच रहे हैं। 4000 कितने साल में किया? 4000 वैसे देखा जाए तो लास्ट 2 या 3 सालों में किए हैं। और 4000 में जो आपने बोरवेल ठीक करी, 4000 की 4000 ठीक हो गई? अब तक हमने 90 to 95% सक्सेस रेट देखा है। अब तक कोई एक भी ऐसा कस्टमर आया नहीं है कॉल करके कि अरे हमने 25,000 रुपए 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया लेकिन हमें कुछ पानी फायदा नहीं मिला। तो आपका लाइफ टाइम रेवेन्यू 12-13 करोड़ रुपए है। लाइफ टाइम रेवेन्यू वुड बी अराउंड 8 करोड़ रुपीज। ये जो 25 से 40 हजार हम चार्ज करते हैं, हमारा क्या खर्चा होता है? अंदाजन 8 से 12,000 रुपए तक आ जाता है। 50% मार्जिन है? कितना मार्जिन? ग्रॉस मार्जिन सर एनीवेयर बिटवीन 60 to 70%। एक डिवाइस कितने की आती है? 7 से लेकर 8 लाख तक आती है। आपने कितनी बनाई हुई है अभी? अब तक हमने ऐसी 9 मशीनें बनाई। और ये कहाँ पर है? अभी हमारे रीजनल ऑफिसेज जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे हमने ये बोरवेल रखी हुई मशीन है और और ये ऑपरेटर्स ट्रक पे अभी- ले जाते हो, हाँ। करके काम वापस ले आते और कितना रेवेन्यू कर लिया पिछले साल? पिछले साल हमने 3.22 करोड़, वाओ। हो। और उसके पहले साल 2.7, 7-8 और उसके भी पहले साल 1.02। इस साल कितना हो जाएगा? इस साल 5 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। सर, ये आपने 50 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे लगा? 50 करोड़ की आपने वैल्यू रेज किया है क्या कोई कैपिटल? हमने 2017 में CII माने कि IIM अहमदाबाद से हमने कन्वर्टिबल डेट किया था। फिर 3 साल पहले हमने इक्विटी राउंड रेज किया था। कितना रेज किया था? हमने 1 करोड़ रेज किया। एट व्हाट वैल्यूएशन? वी हैड रेज्ड एट 7 करोड़ प्री मनी 21। उसके बाद वी आर ऑन आवर ओन एंड वी आर हैविंग गुड कैश फ्लोज। तो अभी कितने पैसे है बैंक में अपने पास? अभी बैंक में हमारे 45 लाख है और रिसीवेबल्स ऑफ अराउंड 30 to 40 lakhs है। क्या है बेटा था? लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द R&D एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन, EBITDA वाज 8%। इस साल कितना होगा बेटा? 15% से ज्यादा हो जाएगा। आप मार्केट का थोड़ा बताएंगे, लाइक कितने बोरवेल्स इंडिया में हैं और कितने नॉन परफॉर्मिंग होंगे? ऑन पेपर 4 करोड़ बोरवेल्स है। 4 करोड़ 4 बोरवेल्स? करोड़, लेकिन अनऑफिशियली प्रैक्टिशनर्स बोलते हैं कि 6 से 8 करोड़ बोरवेल्स हैं। बाय 2030 मोर देन 50% वुड गो ड्राई 54%। कंप्लीटली। इसमें गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती? सरकार हेल्प कर रही है। अभी वी आर पार्ट ऑफ अमरूट 2.0, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है,
स्मार्ट सिटी को लेके, तो उसमें अभी हमारा टेक्नोलॉजी उन्होंने एक्सेप्ट किया है इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर बेटर रिचार्ज। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा हमने लातूर सिटी में, जिसको 6-7 साल पहले ट्रेन से पानी देना पड़ा था, उसमें हमने 400 बोरवेल में उनको रिचार्ज करके दिया है, और जो टैंकर से लोगों को पानी देते थे वो टैंकर सप्लाई कम हो गया। गवर्नमेंट के हिसाब के अनुसार जो उनका स्टडी है, अगर किसी एरिया में ग्राउंड वाटर रिचार्ज, नेचुरल रिचार्ज से ज्यादा लोग निकाल रहे तो उसको वो डार्क जोन उसको बोलते हैं। तो उस डार्क जोन में दे डोंट अलाउ एनी न्यू बोरवेल्स टू हैपन। ठीक है, बट अदरवाइज बोरवेल लीगल है कई जगहों पे। बहुत जगहों पे प्रोवाइडेड यू आर आल्सो डूइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। करेक्ट। और आपको इनपुट भी डालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्यों नेगेटिव है कि ये बोरवेल नहीं होने चाहिए? क्योंकि हो क्या रहा है कि हम सिर्फ पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम पानी भरने की कोशिश नहीं कर रहे, और हमारा ये सोल्यूशन एग्जैक्टली उसी पाथ पर जाता है। अगर आप यहाँ से पानी निकाल के नीचे डालते हो या नीचे से निकालते हो, प्रॉब्लम तो अल्टीमेटली डैमेज तो होगा ही एनवायरनमेंट। यस, फॉर द टाइम बीइंग शायद अच्छा सोल्यूशन हो, लेकिन लॉन्गर टर्म भी ये सस्टेनेबल नहीं लगता, क्योंकि आज आप नीचे से निकाल के आपने खाली कर दिया, अब आप ऊपर से नीचे डाल रहे हो, फिर खींच रहे हो, तो ऊपर का भी खाली हो जाएगा। जो हम बोरवेल में छेद करते हैं तो उसमें ऊपरी परत का सब पानी नहीं अंदर आ पाता। तो आपका बोलने का ये मतलब है कि काफी पानी जो टॉप लेयर पे है, जस्ट अंडर द टॉप लेयर, वो एक वेस्ट की तरह है, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा फॉर यूजेज, तो वो सिर्फ पड़ा हुआ है वहां पर। तो इंस्टेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग लोअर अर्थ वाटर, आप अपर अर्थ वाटर का यूज कीजिए। वो क्या होता है कि ऊपरी परत का जो अगर पानी अगर यूज नहीं करते हैं तो ग्रेविटी के हिसाब के अंदर से वो धीरे धीरे निचले लेवल तक आता है। बहुत साल लगता है। कहीं पे वो स्ट्रीम या स्प्रिंग बन के वो सरफेस वाटर होके निकल के चला जाता है समुद्र तक। राइट। तो हम बोल रहे हैं कि जो ऊपरी परत में जो पानी है जो आ सकता है बोरवेल की तरफ, वो लेके हम एक स्मार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें नीचे की तरफ। आई अंडरस्टूड। तो गवर्नमेंट इज अगेंस्ट बॉटम अर्थ वाटर एक्सट्रैक्शन। Absolutely. उनको अपर अर्थ एक्सट्रैक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर वो बात पूरी तरह समझे तो उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। एब्सोल्युटली। आप क्या कर चाहते हो शार्क से? सो शार्क कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड हमारा मॉडल चल ही रहा है, लेकिन हमें अगर उसको स्केल अप करना है तो हमें और 2-3 तरीके के ऑप्शंस फ्रेंचाइजिंग में जाना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी आपसे 10 लाख की मशीन खरीद के उससे रेवेन्यू बनाए और फिर आपको इन्वेस्ट ना करना पड़े मशीन। आपका फिर रेवेन्यू क्या होगा? जो 10 लाख में आप मशीन 5,000 लोगों को बेचेंगे, वो आपका रेवेन्यू होगा कि आप उनसे कमीशन भी लेंगे? वो होगा, और हर एक इम्प्लीमेंटेशन में जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेट्स से 20,000 में वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसमें से 5,000 रुपए हम उस क्वालिटी एश्योरेंस और वो एडवाइजरी का फॉर एवरी बोरवेल हम उसको तो 25% मार्जिन सर्विस में हो गया अपना, और मशीन में कितना मार्जिन होगा? सो मशीन में कम से कम 40% मार्जिन होगा। अभी तक आपने फ्रेंचाइजी बनाया है? हाँ, सो अब तक हमारी टेक्नोलॉजी रेडी हो रही है? In 3 months time, our tool would be ready, which will be franchisable. बिजनेस आप यही करने आए थे कि आप आगे जाके फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपने कोई फ्रेंचाइजी बनाई नहीं है। एज अ पायलट हमने ये करके देखा है, ये काम करता है, अभी उसको हमें एक फ्रेंचाइजिंग बिजनेस करके लॉन्च करना है। मेरा डिसीजन बन गया। बड़ी विनीत भाई, राहुल भाई, मुझे ये लगता है कि अभी आपका जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेंचाइजी बिजनेस, उसको आपने ट्राई भी नहीं किया, पता भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आगे आप कैसे बना पाओगे, उसका प्रॉफिटेबिलिटी होगी नहीं होगी, वो कैसे बनाएगा नहीं बनाएगा, आप कैसे बनाओगे, कैसे मैनेज करोगे। अनफॉर्चुनेटली अभी आपने नहीं किया है, तो मैं अभी आउट होऊंगा। आप वो करिए, आगे बढ़िए, और मिलते हैं कभी आगे। थैंक यू। तो राहुल, विनीत जी, मुझको लगता है कि आपको फ्रेंचाइजी रूट नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली आपका जो रेवेन्यू मॉडल है ना, वो मशीन का रह जाएगा। आपको कंट्रोल नहीं रहेगा कि आगे क्या रेवेन्यू आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई डू यू नीड मनी इन दिस बिजनेस, और मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। यार, I like the proposition. In fact, I love the proposition. लेकिन the biggest issue that I'm seeing is आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आप रिचार्ज कर सकते हो इसे, लेकिन मुझे वहाँ पर रेगुलेशन रिस्क लग रही है। मुझे इतना पता नहीं है इस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट के बारे में कि मैं इस रिस्क को अंडरराइट कर सकूं या समझ सकूं कैसे इसको मेजर किया जाए। आई थिंक आई एम आउट फॉर नाउ।
आपको जो 75 लाख कैपिटल चाहिए, मुझे अभी उसका यूज केस क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो मॉडल है वो कैश पॉजिटिव मॉडल है एंड मैं इसमें आपकी क्या मदद कर पाऊंगी वो भी आज क्लियर नहीं है। तो मैं आज इससे बाहर हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये करोड़ों फार्मर्स देख के उनको पता चलेगा कि उनके जो बोरवेल्स हैं उनको वो परफॉर्मिंग एसेट बना सकते हैं। तो आपकी जो अवेयरनेस चाहिए वो ऑलरेडी आज सॉल्व हो जाती है। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू। गवर्नमेंट ने का बैन करे हैं बोरवेल्स? गवर्नमेंट में बिट्स एंड पीसेस में किया है, पैचेस में। दिल्ली तो ऑलमोस्ट बैन ही है। हाँ, दिल्ली तो बैन है। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे हम चार्ज भी नहीं कर सकते। नहीं, चार्ज तो 100% कर सकते हैं। श्योर आप दिल्ली को चार्ज कर सकते ड्रिल हैं? नहीं कर सकते, पानी नया ड्रिल करके पानी निकाल नहीं सकते। पानी भरने की कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आके तंग नहीं करेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये न्यूज़ में भी पढ़ते हैं हम कि बिकॉज ऑफ वाटर नॉट बीइंग अवेलेबल बहुत सारे फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। और एक हमें अपनी थोड़ी इकोलॉजी को भी रिस्टोर करना है। दूसरा, फाउंडर मार्केट फिट शायद इससे स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। लिटरली वो गिने चुने देश में लोग होंगे जो ये बिजनेस के बारे में सोच भी सकते हैं और फिर उसमें प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और फिर जाके 3 से 5 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। पर अभी इस बिजनेस में रिस्क बहुत है और बहुत लंबी जर्नी भी है अभी इस बिजनेस में। तो उस रिस्क को प्राइस करते हुए मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। I'll invest 75 lakhs for 10% of the company. So thanks for the offer. We would like to give a counter offer. हाँ जी सर, बोलिए। 75 lakh rupees for 2.5% equity. At that valuation, I will not do it. Sure. Okay. I respect your cause. Wish you all the Very best. nice. Thank you. Good luck. Thank you Good very luck. much. Wish you all the Thank best. you. Thank you. हेलो एंड वेलकम टू आज द शार्क। आज के जो हमारे शार्क हैं वो बहुत ज्यादा ज्ञान के भूखे हैं। अगर आप उन्हें वड़ा पाव दोगे तो वड़ा पाव छोड़ देंगे, अखबार खा जाएंगे साथ में। I think he means ask the super shark. ओह अच्छा, सुपर शार्क। सवाल जो है हमें भेजा है भरत ने, 35 साल के हैं ये। अनुपम जी, आप इतने टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये जानना था कि जब टैंक में ऐसी कैटेगरीज की कंपनी आती हैं जिनके कंपेटिटर्स में आप ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टेड हैं, तो आप इन कंपनीज से कैसे डील करते हो? भरत, ग्रेट क्वेश्चन। शार्क टैंक में भी कई बार ऐसे होता है कि एक किस्म की 2-3 कंपनी आ जाती है, वेदर इट इज होम केयर और इट इज मेकअप, जो काफी कंपनीज आ चुकी हैं। तो लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि हम कंपेटिटर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या तो हमारे जो को शार्क्स हैं उनके कंपेटिटर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट दिस इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 मेकअप कंपनी में इन्वेस्ट की है एंड शुगर जो विनीता की कंपनी है इज अ डायरेक्ट कंपेटिटर विद देम जी। तो हम हर इन्वेस्टमेंट को अपनी मेरिट पे इवैल्यूएट करते हैं, एटलीस्ट दैट इज माय पर्सपेक्टिव। बाकी जो करते हैं आई कैन नॉट वाउच फॉर देम, बट मैं हर इन्वेस्टमेंट को अपनी मेरिट पे इवैल्यूएट करता हूँ। अगर मुझे लगे कि फाउंडर मार्केट फिट हाई है, प्रोडक्ट मार्केट फिट हाई है और इन्वेस्टमेंट के टर्म्स फायदेमंद हैं, सो आई गो ऑल इन। मुझे दोस्ती अपनी जगह है और हमारा इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूटी है एज अ शार्क ऑन टैंक वो अपनी जगह है, और मुझे दोनों निभा रही है। बट ग्रेट क्वेश्चन एंड या दैट्स माय आंसर। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर, ग्रेट इनसाइट। जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।